अब देखते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे तो मध्य प्रदेश से 29 के 29 कमल भेंट किए गए थे और मध्य प्रदेश से सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली और उन सीटों में से एक सीट ऐसी भी थी जो कि लगातार पार्टी जीतती हुई आ रही थी। ये सीट सतना की सीट, और इसी सतना संसदीय सीट से नुमाइंदगी करते हैं गणेश सिंह जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत करते हैं गणेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छा जी। क्या चल रहा है देश में? बस विकास कार्यों पर हम लोगों की नज़र है। जो काम अभी किया है उसको और आगे बढ़ाया जाए और जन सुविधाएं जुटाई जाए। वेलफेयर स्कीम्स जो भी राज्य और केंद्र की हैं वो लोगों तक, जन जन तक पहुंच जाए। अभी उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जब आप सतना से दिल्ली आते हैं तो वहाँ के लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती होगी कि सांसद महोदय जाएंगे, हमारी इन बातों को पूरा करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अभी लूप लाइन? केंद्र से अपेक्षाएं तो रोड, एयर कनेक्टिविटी, फिर शहर को और सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए, इस तरह की अपेक्षाएं केंद्र सरकार से रहती हैं। कुछ एजुकेशन के बारे में कोई अच्छे एजुकेशन सेंटर खुल जाए, फिर कुछ हमारी बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं, उनमें केंद्र की मदद मिल जाए तो वो ठीक से हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे, इन्हीं के बारे में लोगों की अपेक्षा केंद्र सरकार से रहती है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐसे सभी काम अभी तक पूरा कर पाया हूं। मेरा शहर स्मार्ट सिटी है। जब देश में 100 शहरों का चयन हुआ उसमें मध्य प्रदेश को 7 मिले, 7 में से एक सतना में ले गया, जिसमें से तो 4 महानगर थे हमारे, 2 संभाग मुख्यालय थे, 2 संभाग मुख्यालय हो गए। डिस्ट्रिक्ट के नाम पर एक में सतना, जो सतना मुझे मिला, तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है। लगभग 50% काम पूरे हो गए, 50% काम अभी ऑनगोइंग है, चल रहे हैं। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भी मैं अपना बना रहा हूँ सतना। अमृत योजना में मैं मैहर का रेलवे स्टेशन भी बना रहा हूँ 272 करोड़ का सतना का। हवाई अड्डा हमारे यहाँ से था 1962 का, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तब बना था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बनाया था। तो वो खंडार जैसा पड़ा था पूरा, उसको रेनोवेट किया, बढ़िया अच्छे से बनाया। अब DGCA के पास लाइसेंस के लिए वो रखा हुआ है। संभावना है कि जल्दी मिल जाएगा तो परिचालन शुरू हो जाएगा। अब तलाश है हम लोगों की कि कोई अच्छे प्लेयर मिल जाए हवाई जहाज चलाने वाले, तो लोगों को हम दिल्ली, भोपाल, इंदौर से कनेक्ट कर सकें। अगला कदम हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों का है। तो अभी जो अयोध्या से चित्रकूट का रोड सैंक्शन किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक्सटेंशन हम ले गए थे मैहर तक। तो मैहर से सतना भी हमने बना दिया NHAI का, बहुत अच्छा, रामपथ गमन का। अब सतना से चित्रकूट बना रहे, अभी सेकंड फेज में हमारा वो है। तो उसका पर्यटन केंद्र वहाँ DPR बना, अब वो रामपथ गमन पूरा है। तो रामपथ गमन, जैसे लोग अयोध्या जाते हैं तो फिर चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट के बाद फिर सीधे मैहर माता जी के दर्शन करने लोग जाते हैं। तो उसको रामपथ गमन का नाम दिया। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने रामपथ गमन के नाम पर एक चिन्हित किया है मार्ग को, और उसको डेवलप कर रहे हैं, उनके तीर्थ स्थलों को डेवलप कर रहे हैं, जन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा जो भगवान राम की, वो हमारे ही लोकसभा क्षेत्र में, कामतानाथ जी का परिक्रमा क्षेत्र हमारे चित्रकूट में है। तो उसको भी राम, वनवासी राम लोग बना रहे हैं, और मैहर माता जी को माँ शारदा लोग बना रहे हैं। तो उसका भी एक पूरा DPR तैयार हुआ है, उस पर हम लोग धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से पर्यटन की दृष्टि भी काम कर रहे हैं। एक हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई मुकुंदपुर में, और वहाँ पर आज भी आपको टाइगर ऐसे घूमते मिल जाएंगे, और आप पैदल चाहे तो देख लें, चाहे तो गाड़ी से जाकर के देख लें, बैटरी गाड़ी वगैरह सब व्यवस्था की है। तो वो एक काफ़ी बड़ा केंद्र बना, उसमें एक अभी नया चिड़ियाघर बनाया हमने, बहुत अच्छा, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं उसको देखने के लिए।
और सतना की पहचान तो बदल। हाँ, इसी तरह से हमारा जो भारत दर्शन जो सर्किट है उसको हमारा सतना जुड़ा, बौद्ध सर्किट में भी जुड़ा, तो इन सभी सर्किटों से भी उस इलाके को जुड़ा हुआ है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमने काफी उसको जोड़ा है, धार्मिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ काफी अच्छे हैं। चित्रकूट और मैहर हमारी दो ऐसी जगह हैं जहाँ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धार्मिक टूरिस्ट आते हैं आज भी। देखिए, जाहिर तौर पर सतना एक वक्त वो था, जैसे ग्वालियर चंबल का इलाका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सतना रीवा ये इलाका जो था, यहाँ पर भी डकैत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद वहां पर भी फिरौती, अपहरण कर लेना और तमाम चीजें होती थी। बिहड़ भले ही नहीं था, लेकिन कुछ कुछ वहां पर भी ऐसी घटनाएं हमने बहुत हद तक देखी हैं। जंगल था, 70 कोस का जंगल था पूरा। हाँ, और जो त्योथर से लेकर के हमारे इधर कालिंजर तक आता था, वो पूरा 70 कोस का जंगल, जहाँ सिर्फ घनघोर जंगल था, वहाँ सिर्फ डाकू ही बसते थे, कोई और नहीं था। बिल्कुल, डाकू ही बसते थे। भारी आतंक था उनका। वो तो मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने सफाया कर दिया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। ये सांसद जी की हमने बात सुनी, सांसद जी ने बताया कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए, लेकिन जहां तक विकास की बात होती है तो विकास के लिए तो हमेशा से गुंजाइश बनी रहती है। कुछ लोगों की उम्मीद होती है। किसानों की बात कर लेते हैं। किसान जो है वो परेशान है, खास तौर पर धान को लेकर, धान के मूल्य को लेकर के। अभी हम कल परसों खबर दिखा रहे थे कि उन्होंने भी कहा कि हमको 2100 रुपये मूल्य दो। ये बात बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो खरीदी शुरू हो गई, अन्यथा इसके पहले तो खरीदी होती ही नहीं थी एमएसपी पे। एमएसपी हर सीजन में बढ़ रही है, रबी में भी, खरीद में भी। तो जिस रफ्तार से बढ़ रही है उनको, किसानों को लगता है कि थोड़ा सा और इसका दाम बढ़ना चाहिए। इस वक्त सही है कि किसान 3100-3200 रुपये मांग रहा है, और अभी उसको छत्तीसगढ़ में, हाँ, वहाँ छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए एक सिंगल फसल है धान की। हमारे यहाँ हम गेहूं भी खरीदते हैं, हम मोटा अनाज भी खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हम कम फसल हो रही तो हम खरीद सकते हैं ना। नहीं, हम कम फसल नहीं है, धान का उत्पादन हमारे यहाँ कम नहीं है। नहीं, छत्तीसगढ़ के हाँ, उसके मुकाबले में जरूर कम है, लेकिन धान हमारे अच्छा उत्पादन है, बहुत अच्छा उत्पादन है। गेहूं का हमारा बहुत अच्छा उत्पादन है। देश भर में लोग आंदोलित हुए बांग्लादेश को लेकर, वहां जो कुछ चल रहा है हिंदुओं को लेकर, उसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बयान देते हैं कि हमको सबको साथ में रहना होगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। नहीं, बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छी अपील है उनकी। वाकई में आज हिंदुओं को एकजुट होने के समय है, जरूरत है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये पूरे हिंदू कम्युनिटी को शर्मसार कर रहा है, और बांग्लादेश की सरकार को ये करते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही कि ये हम कर क्या रहे हैं। अब उनके जो धार्मिक गुरु थे उनको उठा के जेल में डाल दिया आपने। इसके बाद उनकी पैरवी कोर्ट में करने के लिए वकील के उनकी बिल्कुल प्राणघातक हमला हुआ। अब उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। तो इस तरह से तो ये मुझे लगता है कि अन्याय हो रहा है। स्वाभाविक है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और तो हम चाहते हैं कि भाई वहाँ उनके अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय ना हो। जैसे लोग हमसे अपेक्षा करते हैं वैसी अपेक्षा हमारी भी है। शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से बयान आता है, उन्होंने कहा कि भारत या हिंदू धर्म जो है इसमें जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, अगर इससे आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर भारत भारत नहीं रहेगा। देखिए, वर्ण व्यवस्था तो देश में है, मैं तो इसको नकारा नहीं जा सकता, और उसी के आधार पर जातियों को काम बांटा गया, ये भी सही है। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अगर उसी हम दक्यानुपीसी स्थिति पर खड़े रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज सवाल ये है कि भाई आज जो रिक्शा चलाता है, जो खेतों में काम करता है, जो गिट्टी मिट्टी का काम करता है, वो भी आगे आना चाहता है, और उसके भी बच्चे पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। अगर उनको हम इस तरह से छोड़ देंगे तो फिर तो काम कहानी खत्म। दूसरा जो पहले था कि भाई जो जिस जाति का काम वही करेगा, अब वो बदल गया। अब आप देखेंगे कि टेलरिंग का काम बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अब कपड़े की धुलाई का काम बड़े बड़े वो लोग कर रहे हैं, सैलून का काम बड़े बड़े ऐसे लोग कर रहे हैं। जो काम पहले जातियों में ही सीमित रह गया था, फर्नीचर का काम कुछ लोगों को सीमित था, अब सब कोई कर रहा है।
तीसरे परिवर्तन तो आया है, और ये परिवर्तन ही कारण है कि हमारे देश को आगे ले जाना। अब देश को आगे ले जाना है सबसे बड़ा सवाल ये, तो फिर हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये सब चीजें ठीक है, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने जो हमको ज्ञान दिया है उनका हम अनुसरण करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में उसका पालन करके और अपना आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुझे लगता है इस दिशा में सबको चलने की जरूरत है। बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, कैसे देखते हैं? और इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इशारा फिर से वही है कि ये तो जनादेश नहीं हो सकता। देखिए, जनादेश क्यों नहीं हो सकता? जब वो जीतते हैं तो उसको जनादेश कहते हैं, जब हम लोग जीतते हैं तो उसको जनादेश नहीं कहते। अब मैं महाराष्ट्र में जो सरकार काम कर रही थी शिंदे जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने जो काम किया, एक तो ये फर्स्ट काउंट है उसमें। दूसरा, भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हैं, एक विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और वो क्षेत्र वहां है, वो सब चीजों का असर है और ये चुनाव जीतने का। और दूसरा कोई असर नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस और उनका गठबंधन एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। के ऊपर सवाल उठता है, फिर से ईवीएम के ऊपर सवाल। अच्छा, जब वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। उनका ये भी तर्क दिया जाता है, सोशल मीडिया पर भी कई तर्क दिए जाते हैं कि बोले इन्होंने ये किया, जम्मू कश्मीर में तो ईवीएम की बात नहीं उठाई। नहीं, तो जम्मू कश्मीर इन्होंने दे दिया, दूसरा स्टेट ले लिया, इधर झारखंड में हुआ तो झारखंड दे दिया, महाराष्ट्र इन्होंने ले लिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा, अच्छा, ये लोकतंत्र में ऐसा संभव हो गया? आप बताइए, खुद सोचिए, लोकतंत्र में क्या एक एक वोट का जहाँ गिनती होता है, एक एक व्यक्ति अपने मर्जी से वोट डालता है, तो कैसे समझौता हो सकता है? नेता समझौता कर लेंगे, जनता थोड़ी समझौता करती है, कौन से कैसे कर सकती है? और ईवीएम का प्रयोग आज का थोड़ी ना है, कितने वर्षों से ईवीएम का हम लोग प्रयोग करते आए हैं। तो भाई कई बार हुआ कि भाई इसमें गड़बड़ हुआ, तो भाई कोर्ट तक ने कहा कि भाई इसमें जांच करो, जांच हुई, कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिला आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कोई फॉल्ट तो मिला नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अब हमें एक तो उदाहरण बता दो, आप एक प्रमाण बता दो, आप कहीं हमारे इसमें गड़बड़ी हुई तो वो प्रमाण भी नहीं देते, और जब हारते हैं तो बता देते ईवीएम खराब है। अब कहते हैं कि हम तो बैलेट पर चुनाव चाहते हैं। विकास जो है वो कभी थमता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है, उसकी गुंजाइश भी बनी रहती है। तो सतना सांसद से आज हमने मुलाकात की। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।